हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जिगर ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज हमारी चल रही है एंड इस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक होने वाला है। भारतीय संविधान में भाषा प्रावधान, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजंस। ये टॉपिक बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसी अलग अलग एग्जाम से यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके आर्टिकल्स, पार्ट, 8th शेड्यूल और लैंग्वेज प्रोविजन से रिलेटेड। इसीलिए आज हम इस पूरे टॉपिक को बहुत ही सिंपल, सिस्टमेटिक और एग्जाम फोकस तरीके से समझने वाले हैं ताकि आप इसे एक बार पढ़कर बहुत ही आसानी से याद भी रख सके। अगर आप फ्रेंड्स इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं एंड इस वीडियो का एंड इस सीरीज के सभी वीडियो की पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। अगर आपने कोर्स एनरोल कर रखा है तो आपको ऑप्शन वहीं पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जिगर ट्रिक एप्लीकेशन पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है, एक बार जरूर विजिट करिएगा। चलिए सेशन को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज प्रोविजंस कहाँ पर दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रोविजंस हमको पार्ट 17 में दिए गए हैं। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो ये आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक फैले हुए हैं। यानी अगर एग्जाम में सीधा सवाल आए कि ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजंस किस पार्ट में दिए गए हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 17। अब हम इन इंपॉर्टेंट आर्टिकल को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 343 की। ये आर्टिकल में बताता है कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। इसके अनुसार यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी और वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में। इसके साथ ही एक और लाइन आती है जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगती है, न्यूमरल्स इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें। इसका मतलब है कि नंबर्स लिखने के लिए जो सिस्टम यूज होगा वो आज हम जो 1 2 3 4 लिखते हैं वही होगा, ना कि देवनागरिक वाले 1 2 3 में। यानी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो याद रखना है नंबर्स का फॉर्मेट इंटरनेशनल वाला होगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब संविधान लागू हुआ था तब तुरंत पूरी तरीके से हिंदी में स्विच करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इंग्लिश को 15 ईयर्स तक ऑफिशियल पर्पस के लिए अलाउ किया गया। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इंग्लिश कितने वर्षों तक अलाउड थी तो हमारा आंसर होगा 15 ईयर। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 344 की तरफ चलते हैं। यह आर्टिकल हमें बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कैसे काम करता है। इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अपॉइंट करते हैं और यह कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 345। यह आर्टिकल स्टेट से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है कि वह अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड कर सके, यानी हर स्टेट अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 346। यह आर्टिकल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, यानी अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट से बात कर रहा है या कोई स्टेट यूनियन गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है तो उस कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज होगी वो होगी इंग्लिश। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट आर्टिकल आता है 347। यह आर्टिकल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन का एक बड़ा सा हिस्सा किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दिलाने की डिमांड करता है तो प्रेसिडेंट उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये बोलता है आर्टिकल 347। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 348 की, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आर्टिकल कोर्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश होगी और सिर्फ यही नहीं, बिल्स, एक्ट, ऑर्डिनेंस और रूल्स का अथॉरिटेटिव टेक्स्ट भी इंग्लिश में होगा। ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 349 की। इसमें लैंग्वेज रिलेटेड लॉज के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बेसिक आइडिया इतना समझना काफी है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 350B। यह आर्टिकल स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रावधान दिया गया है कि इस ऑफिसर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये ऑफिसर अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऐसा अधिकारी जिसे उन लोगों के लिए नियुक्त किया जाता है जो किसी राज्य में लैंग्वेज माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। अगर किसी राज्य में कुछ लोग ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो उस स्टेट की मेन लैंग्वेज नहीं है तो उनके राइट्स और प्रोटेक्शन का ध्यान रखने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। यही ऑफिसर इंश्योर करता है कि उनके साथ लैंग्वेज के आधार पर कोई भी भेदभाव न हो। इसके बाद आता है आर्टिकल 351। यह आर्टिकल हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट और प्रमोशन से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि हिंदी को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वह इंडिया की कंपोजिट कल्चर का मीडियम बन सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये पार्ट 17 के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 343 से लेकर 351 को एक स्मूथ और क्लियर फ्लो में समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में लैंग्वेज का यूज कैसे होता है। अगर हम आर्टिकल 120 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट में मेंबर्स हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। वहीं अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो वहां पर काम
स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों में से किसी में भी किया जा सकता है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन भी है, अगर कोई मेंबर अपनी मदर टंग में बोलना चाहता है तो स्पीकर या फिर चेयरमैन उसे परमिशन दे सकते हैं। आगे बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है हमारा एड शेड्यूल। एड शेड्यूल बेसिकली एक लिस्ट है जिसमें इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस शामिल होती हैं। जब संविधान लागू हुआ था यानी 1950 में, तब इसमें कुल 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन आज के समय में इसमें 22 लैंग्वेजेस शामिल हैं। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि एड शेड्यूल में टोटल लैंग्वेजेस कितनी है, तो 22। अब समझते हैं कि ये लैंग्वेजेस बढ़ी कैसे, यानी अमेंडमेंट्स के थ्रू कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई है, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की 1967, जिसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। फिर बात करते हैं 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की 1992, जिसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसके बाद आता है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, जिसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसी के बाद टोटल लैंग्वेजेस की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 18 से 22 हो गई। एग्जाम में कभी कभी लैंग्वेजेस के साथ साथ उनके रीजन भी पूछ ले जाते हैं, इसलिए जैसे कि बोडो मेनली असम में बोली जाती है, डोगरी का संबंध जम्मू कश्मीर से है, मैथिली रीजन में बोली जाती है बिहार में, और संथाली झारखंड और वेस्ट बंगाल में प्रचलित हैं। तो ये भी थोड़ा क्लियर रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। अब बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस की। क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस उन लैंग्वेजेस को दिया जाता है जिनकी एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ही पुरानी हो, जिनका एंशिएंट लिटरेचर उपलब्ध हो और जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट कल्चरल ट्रेडिशन हो। इसका डेजिग्नेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2024 में यूनियन कैबिनेट ने नई 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का अप्रूवल दिया है। पहले टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। और 2024 में जो 5 नई लैंग्वेजेस ऐड हुई है वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इसके बाद टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हो गई हैं, 11 हो गई हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, बहुत ही सिंपल डेटा है, बट खाली बस अवेयरनेस की बात है। अगर आप अवेयर हैं इस चीज को लेकर तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बना रहा है और यही थोड़ा सा मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है इस पूरे टॉपिक का, जहां से एग्जाम में बच्चा गलत कर देता है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। 2024 में जो 5 लैंग्वेजेस ऐड हुई है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इसमें कोई दूसरी लैंग्वेज डालकर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। अब आते हैं माइनॉरिटी लैंग्वेज प्रोटेक्शन पर। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स देता है, खास करके कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के तहत। आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज को यह अधिकार देते हैं कि वे अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 29 और 30। अब लास्ट में एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजंस आते हैं हमारे पार्ट 17 में। लैंग्वेज आर्टिकल होते हैं हमारे आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट में। इंग्लिश को 15 सालों तक अलाउ किया गया था शुरुआत में। कोर्ट की लैंग्वेजेस क्या होती है, इंग्लिश होती है। एड शेड्यूल में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, मतलब 22 लैंग्वेजेस हैं। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था तब कुल 14 भाषा थी एड शेड्यूल में। उसके बाद में अमेंडमेंट्स हुए 21, 71 एंड 92, जिसके बाद में टोटल लैंग्वेजेस की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये पूरा लैंग्वेज प्रोविजन का टॉपिक एकदम क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप आर्टिकल, अमेंडमेंट्स और एड शेड्यूल को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर फ्रेंड्स अब बारी है टेस्ट की, कि इस टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पिछले 3-4 सालों में इस टॉपिक से अलग अलग एग्जामों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल 120। मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट में यूज होने वाली लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। इसमें मेंबर्स को हिंदी या फिर इंग्लिश में बोलने की अनुमति होती है। नेक्स्ट आता है, राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है कि पार्ट 17 के किसी भी बात के बावजूद परंतु आर्टिकल 348 के प्रावधानों के अधीन राज्य के विधानमंडल का कार्य राज्य की आधिकारिक भाषा या फिर भाषाओं में या फिर हिंदी में या इंग्लिश में किया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। विधानसभा के अध्यक्ष या फिर विधान परिषद के सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा मदर टंग में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने का अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दे रखा है। स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन सी देखिए, केवल 1 और 2। अगला आता है,
इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या फिर संस्कृति की रक्षा की गारंटी देता है? तो वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। इसके तहत माइनॉरिटीज को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिलता है। सी आंसर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी? तो 343 के अनुसार यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, देवनागरी, स्क्रिप्ट होगी। यहाँ पर ए आंसर। आर्टिकल 343 के अंतर्गत संविधान लागू होने के बाद संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को कितने वर्षों तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी? कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक ऑफिशियल पर्पस के लिए अलाउ किया गया था। आर्टिकल 344 के अंतर्गत आधिकारिक भाषा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आर्टिकल 344 के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल राज्य के विधानमंडल को राज्य के आधिकारिक कार्यों के लिए एक या अधिक भाषाओं को अपनाने का अधिकार देता है? तो वो है आर्टिकल 345। स्टेट लेजिस्लेचर को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट करने की पावर देता है। आर्टिकल 346 के अनुसार राज्यों के बीच और राज्य और संघ के बीच संचार के लिए कौन सी भाषा उपयोग की जाएगी? तो आर्टिकल 346 के अनुसार इंटर स्टेट और स्टेट यूनियन कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाएगी। यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 347 के अंतर्गत यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग किसी भाषा को मान्यता देने की मांग करता है तो उस भाषा को मान्यता देने का अधिकार किसके पास होगा? तो ऐसी स्थिति में लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। आर्टिकल 348 के अंतर्गत सभी विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों और विनियमों का आधिकारिक पाठ किस भाषा में होगा? तो 348 के अनुसार सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स का ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। कोर्ट्स की लैंग्वेज भी इंग्लिश ही होगी। यहाँ पर इंग्लिश बी आंसर। भारतीय संविधान का आर्टिकल 349 किससे संबंधित है? तो 349 लैंग्वेज रिलेटेड लॉ बनाने के लिए स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। इसका उद्देश्य लैंग्वेज पॉलिसी में सावधानी बनाए रखना है। तो भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के निर्माण के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट आता है संविधान का कौन सा आर्टिकल यह प्रावधान करता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो यह है आर्टिकल 350 बी। इसके तहत स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी। यह ऑफिसर माइनॉरिटीज के राइट्स की प्रोटेक्शन एंश्योर करता है। 350 बी। आर्टिकल 351 के अनुसार हिंदी का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह इनमें से किसके सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके? तो आर्टिकल 351 के अनुसार हिंदी को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वह इंडिया की कंपोजिट कल्चर का मीडियम बन सके। कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया ए आंसर। भारत की समग्र संस्कृति। भारतीय संविधान का आर्टिकल 350 ए किससे संबंधित है? तो 350 बी तो मैंने आपको बता दिया। 350 ए के तहत प्राइमरी लेवल पर बच्चों को मदर टंग में एजुकेशन देने की सुविधा इंश्योर की जाती है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शेड्यूल मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची को शामिल करती है? तो वो है 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। और इसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं अभी करंटली? 22। अगला आता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी? तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8th शेड्यूल में कुल 14 लैंग्वेजेस शामिल थी। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? करंटली कितनी है? 22 है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया। यह पहली लैंग्वेज थी जो कि बाद में ऐड की गई। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो वो है 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। भाषाओं और उनके राज्यों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म, कौन सा पेयर सही है जहां वे मुख्य रूप से बोली जाती है? बोडो, असम बिल्कुल करेक्ट है। डोगरी, जम्मू और कश्मीर ये भी करेक्ट है। संथाली, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबाव, उपरोक्त सभी जितने भी पेयर्स दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। वर्ष 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा किसे घोषित किया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो तमिल को 2004 में भारत की पहली क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया था। ये अपनी प्राचीनता और साहित्यिक परंपरा के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो तमिल बिल्कुल सी आंसर। वर्ष 2005 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो संस्कृत को 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। यह भारत की प्राचीनतम और समृद्ध भाषाओं में से एक है। अगला आता है 2008 में किन दो भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। दोनों भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपराएं। नेक्स्ट आता है 2013 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो मलयालम को 2013 में क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया।
एंड लास्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था 2014 में? तो वो है ओडिया। ओडिया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ये भारत की 6ठी क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जामों में पिछले 3-4 सालों में पूछे गए हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से बना लिए होंगे। एग्जाम में आपको देखना इसी टेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड करना है एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना है तो वो ऑप्शन मैंने 100 आवर GS के कोर्स में दे रखा है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।